हेलो एवरीवन। दिस इज शशि एंड आज हम क्लास 9th एक्सप्लोरेशन बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। दैट इज एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। सो लेट्स स्टार्ट। Middle stage, science invited you to be curious and observe the world closely, ask questions and to find out how things work। मतलब कि जब हम मिडिल स्टेज में थे, मतलब जब हम क्लास 6, 7, 8 में थे, तब हमने साइंस को क्या समझा था? हमने ये समझा था कि साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम फैक्ट्स याद कर ले, डेफिनेशन समझ ले, बल्कि साइंस तो एक तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का और अपने आसपास की सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने का। साइंस जो है वो हमारे सवालों के जवाब ढूंढने का तरीका है। मतलब कि साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस एंड ऑल्सो टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। और हमने ये भी देखा था कि ये सारी ही चीजें तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर क्या होगी? क्यूरोसिटी। अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी ही नहीं होगी तो आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर आपको साइंस के नजरिए से चीजों को देखना है, साइंस के तरीके से चीजों को देखना है, अपने आसपास की सराउंडिंग को समझना है, तो आपको क्या होना होगा? आपको क्यूरियस होना होगा। In our journey, we discovered that science began with wonder and grew through careful experiments। मतलब कि हमने अपनी जर्नी में ये देखा कि जो साइंस है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? साइंस की शुरुआत हो रही है वंडर से या क्यूरोसिटी से, और फिर धीरे धीरे हम इस क्यूरोसिटी को कहाँ लेके जाते हैं? केयरफुल एक्सपेरिमेंट तक। मतलब कि आसमान में तारों को देखना वंडर है, बट ये पता लगाना कि ये जो स्टार्स हैं ये हमसे कितने डिस्टेंस पर हैं, या फिर ये जो स्टार्स के अलग अलग कलर कैसे आए, या फिर इन स्टार्स के अंदर कौन सा गैस भरा है, तो ये सारी चीजें क्या है? केयरफुल एक्सपेरिमेंट या फिर डीप एक्सप्लोरेशन। वी कनेक्टेड आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब कि हमने सिर्फ क्यूरियस होके ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि हमने उन ऑब्जर्वेशंस को, उन आइडियाज को कनेक्ट करना भी सीखा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे हमने ये समझा कि जो लिविंग है और नॉन लिविंग है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे हम देखेंगे कि प्लांट्स जो है या फिर एनिमल्स जो हो गए, ये किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स को अगर फोटोसिंथेसिस करना हो, अपना फूड बनाना हो, तो वो सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, जैसे सनलाइट, वाटर, सॉइल। ये सारे ही नॉन लिविंग फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। और जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस भी जो है वो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए। फिर अगर हम सॉइल की बात करें, तो सॉइल में जो फर्टिलिटी है वो कहाँ से आ रही है? लिविंग बींग से आ रही है। ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आ रहा है? तो ये लिविंग बींग से आ रहा है। मतलब कि हम देखेंगे कि कैसे जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। As you now enter the secondary stage, this journey continues, but with an emphasis on deep exploration। मतलब कि अब हम इस जर्नी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब हम सिर्फ वंडरिंग तक या क्यूरोसिटी तक खुद को लिमिट नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा और डीप जाएंगे और हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे। मतलब अब हमारा फोकस सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर नहीं होगा, बल्कि एक्सप्लोरेशन पर होगा, एक्सपेरिमेंट्स पर होगा। Science is not only about what we know, but also about how we know it। मतलब कि साइंस सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं। साइंस तो बल्कि ये है कि हमने जो जाना वो कैसे जाना। मतलब कि हमें पता है कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये हमने कैसे समझा? हमने क्या एक्सप्लोरेशन की, क्या एक्सपेरिमेंट किए, जिसके थ्रू हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पता चला, और हमें ये पता चला कि प्लांट्स जो है वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये है साइंस। सिर्फ ये जान लेना साइंस नहीं है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं, बल्कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही कैसे आया, इसको समझना जो है वो है साइंस। जैसे हाउ ऑब्जर्वेशन लेड टू मेजरमेंट्स।
मतलब कि कैसे हम एक ऑब्जर्वेशन से मेजरमेंट तक चले गए। अगर हम देखें कि आज अगर हमें कल के कंपैरिजन में ज्यादा हॉटर फील हो रहा है, तो हम सिर्फ इसको ऑब्जर्वेशन तक लिमिटेड नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं, हम थर्मामीटर से क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे कि कल अगर 40 डिग्री टेम्परेचर था, आज 42 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब कि कल के कंपैरिजन में आज का टेम्परेचर 2 डिग्री ज्यादा है। तो मतलब हमने क्या किया, हमने अपने ऑब्जर्वेशन को मेजर मेजर किया। हमने एक्यूरेटली समझा कि हमें आज गर्मी इसलिए ज्यादा लग रही है, हमें आज हॉटर इसलिए ज्यादा फील हो रहा है क्योंकि कल के कंपैरिजन में आज का टेम्परेचर ज्यादा है। मतलब सिर्फ हमने ऑब्जर्व नहीं किया, हमने उसको मेजर करके भी देखा। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंबल्स एंड इक्वेशंस। मतलब कि कैसे जो पैटर्न्स हैं, जो भी पैटर्न्स हमने समझे, अब हम उसको किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, सिंबल्स या इक्वेशंस में। मतलब जैसे अ, आप स्पीड लिमिट देखते होंगे, तो स्पीड लिमिट, अगर मान लीजिए स्पीड लिमिट में लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो स्पीड लिमिट है ना, इसको देखते ही हम समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है। और ये जो स्पीड है, ये किसके बीच का रिलेशन बता रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन बता रहे हैं। मतलब कि सिर्फ ये सिंबल ही काफी है हमें ये समझाने के लिए कि जो डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन है वो कितना है। सिमिलरली आपने वाटर मॉलिक्यूल के लिए H2O पढ़ा होगा। हम वाटर मॉलिक्यूल को कैसे लिखते हैं, H2O। तो हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो H2O क्या है, H2O तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। पर हम हर जगह ऐसा तो नहीं लिखते हैं कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हम हमेशा उसको कैसे रीड करते हैं, H2O रीड करते हैं या वाटर मॉलिक्यूल रीड करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो पैटर्न को देखा, हमने जो कॉन्सेप्ट को देखा, हमने उसको क्या किया, उसको एक सिंबल दे दिया या उसको एक इक्वेशन का फॉर्म दे दिया। हाउ मॉडल्स आर बिल्ड टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मतलब कि कैसे जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मॉडल्स लेकर आए। जैसे अगर हम अर्थ का ही एग्जांपल ले ले, अर्थ जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप अर्थ के हर कोने पर नहीं जा सकते हैं, आप हर अर्थ के हर पार्ट को नहीं समझ सकते हैं, आप अर्थ के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ग्लोब। हमने ग्लोब के थ्रू जो है, ग्लोब क्या है, एक मॉडल है पूरे अर्थ का। तो हमने ग्लोब के थ्रू जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बहुत ही सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किया, ताकि हम अपने एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ सके, थोड़ा और डीप जा सके। How ideas are tested, often revised and sometimes even discarded। कैसे जो न्यू आइडियाज है वो टेस्ट होते हैं और ऑफन रिवाइज होके जो है हाउ आइडियाज आर टेस्टेड, ऑफन रिवाइज्ड एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड। मतलब कि कैसे जो पुराने आइडियाज हैं वो टेस्ट होते रहते हैं और उसके बाद हम उसको रिवाइज करके क्या ले आते हैं, न्यू आइडियाज ले आते हैं। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो पुराने टाइम पे हम क्या समझते थे, पुराने टाइम पे ये माना जाता था कि जो सन है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ना कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये था ओल्ड आइडिया। फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हमने क्या किया, हमने उस पुराने आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया और उसको रिवाइज करके हमने न्यू आइडिया लेकर आए। उसके बाद आ, हमें ये भी लगता था कि अर्थ जो है वो एक फ्लैट सरफेस है। फिर जब हमने सैटेलाइट्स इन्वेंट किए, सैटेलाइट से जब हमने अर्थ को देखा तो हमें पता चला कि अर्थ तो फ्लैट है ही नहीं। अर्थ क्या है, अर्थ तो स्फेयर शेप का है। तो हमने क्या किया, हमने फिर से उस पुराने आइडिया को डिस्कार्ड करके जो न्यू आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट किया। In our secondary stage, textbooks of science exploration, we will look more closely, think more carefully, and find out how scientific ideas help us to make sense of nature, technology, and our place within them। मतलब कि
ये जो हमारी किताब है एक्सप्लोरेशन, इसमें हम बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड हम वो साइंटिफिक आइडियाज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे अपने आसपास के नेचर को और टेक्नोलॉजी को समझने में। मतलब कि हम इस किताब में कुछ साइंटिफिक आइडियाज को समझेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कि हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं कैसे हो रही हैं या क्यों हो रही है। So, to reflect the approach of this test book, the page numbers have been thoughtfully designed and are framed by a magnifying glass and a compass. मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक्सप्लोरेशन की दुनिया में जा रहे हैं। हम अब आगे बहुत सारे साइंटिफिक आइडियाज को समझेंगे जिससे हम अच्छी तरीके से एक्सप्लोरेशन कर सके। तो जब हम एक्सप्लोरेशन के रास्ते में जाएंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, हमें कुछ अप्रोच तो करने हैं। तो ये जो हमारी किताब है ना, ये हमें हर पेज पर एक रिमाइंडर की तरह याद दिलाएगी कि कैसे हमें अपना अप्रोच रखना है। मतलब जब हम एक्सप्लोरेशन कर रहे होंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर आप किताब के हर पेज नंबर पर देखेंगे तो या तो मैग्नीफाइंग ग्लास बना होगा या फिर आप देखेंगे कि कंपास बना होगा। ये दोनों ही टूल्स जो हैं आपको एक्सप्लोरेशन करते टाइम एक राइट डायरेक्शन देंगे। जैसे द मैग्नीफाइंग ग्लास symbolizes careful observation, noticing patterns and paying attention to what might otherwise be missed। मतलब कि जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, हम मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास का काम है छोटी चीजों को बड़े साइज में दिखाना। बट यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास क्या सिंबलाइज कर रहा है? केयरफुल ऑब्जर्वेशन। मतलब कि आपको अपने आसपास की सराउंडिंग को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। जो भी जिस भी एक्सप्लोरेशन पे आप जा रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा? केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा और पैटर्न को समझना होगा, पैटर्न को फाइंड आउट करना होगा। और ये पैटर्न आप तभी समझ पाएंगे जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप पैटर्न मिस आउट कर देंगे अगर हमने केयरफुली ऑब्जर्व नहीं किया तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर में दूध फट जाता है। जब दूध फट जाता है तो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? पॉसिबल रीजंस ये हो सकते हैं या तो गर्मी ज्यादा होगी इस वजह से फट गया होगा, या फिर उसमें खट्टा डालने डालने की वजह से फट गया होगा। ये दो रीजन हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है और पैटर्न को ढूंढना है कि किस रीजन से जो है वो दूध फट रहा है। और फिर जो है यही आपको हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट है कंपास। कंपास रिमाइंड्स अस दैट एक्सप्लोरेशन आल्सो नीड्स डायरेक्शन। मतलब कि कंपास क्या है? कंपास का काम ही है डायरेक्शन बताना। तो यहाँ भी जो कंपास है हमें ये रिमाइंड कराएगा कि आपको क्या है, आपको जो एक्सप्लोरेशन है वो बिना डायरेक्शन के नहीं करना है। मतलब एमलेस होकर नहीं करना है। आपके पास एक राइट क्वेश्चन होना चाहिए। एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे पहले आपके पास एक सही सवाल होना चाहिए। उसके बाद एक एप्रोप्रिएट मॉडल होना चाहिए। मतलब उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक मॉडल होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आइडियाज आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है? उनके कुछ लिमिट्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो प्लांट्स लेते हैं, दोनों प्लांट्स को हम देखते हैं कि गार्डन में कुछ प्लांट्स हैं जो सूख रहे हैं। हमें ये जानना है, हमारा सवाल ये है कि जो प्लांट्स हैं उनके सूखने का कारण क्या है? क्या वो ज्यादा सनलाइट की वजह से, मतलब एक्सट्रीम हीट की वजह से सूख रहे हैं, या फिर लैक ऑफ वाटर की वजह से सूख रहे हैं? हम क्या करेंगे? हम दो प्लांट्स लेंगे, मतलब कि हम दो प्लांट्स लेंगे, एक को हम शेड में रखेंगे, एक को हम सनलाइट में रखेंगे। तो ये क्या होगा? ये दोनों प्लांट्स हमारे अप्रोप्रिएट मॉडल्स होंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो प्लांट्स है ये सूख क्यों रहे हैं? सनलाइट की वजह से सूख रहे हैं या फिर लैक ऑफ वाटर की वजह से सूख रहे हैं? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें यहाँ पे लिमिटेशंस पे समझनी होंगी। अब ये नहीं कि आप कैक्टस का प्लांट ले आए और फिर बोले कि मतलब ये तो किसी भी एटमोस्फेयर में रह जा रहे हैं, ना तो इनको पानी की ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे अगर आप कैक्टस का प्लांट ले आएंगे तो वो लिमिटेशन हो जाएगा आपके एक्सप्लोरेशन में। तो आपको सही मॉडल लाना है।
मतलब लिमिटेशंस को समझते हुए आपको एप्रोप्रिएट मॉडल लाना है। ऐसे ही प्लांट्स रखने हैं जो जिनको पानी और सनलाइट की जरूरत हो। So, together they tell us that exploration in science is not wandering aimlessly, but trying to make sense of our world care and purpose. मतलब कि ये जो एक्सप्लोरेशन है ना, ये साइंस के अंदर जो हम एक्सप्लोरेशन को समझ रहे हैं, एक्सप्लोरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिना एम के वॉन्डर करते रहो। आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए एक एम होना चाहिए, एक सही सवाल होना चाहिए, और उस सही सवाल के साथ आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। अदरवाइज आप भटक जाएंगे। मतलब कि अगर आपके पास कोई मेन एम ही नहीं होगा, कोई सवाल ही नहीं होगा, तो फिर आप डाइवर्ट हो जाएंगे, आप एक्सप्लोरेशन में सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल। मतलब कि हमारा जो ये वर्ल्ड है, ये जिस नेचुरल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ बहुत सी चीजें प्रेजेंट है, मतलब बहुत डिटेल्स में प्रेजेंट है। तो अगर हम सोच ले कि हम सारे पूरे वर्ल्ड को विथ फुल डिटेल एक ही टाइम पे स्टडी कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। मतलब इस कॉम्प्लेक्सिटी को, इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने के लिए हम फिर क्या यूज करते हैं, मॉडल्स। मतलब कि टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेस मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो पूरा अर्थ है, अब हम अर्थ के हर पार्ट पे तो जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, अर्थ के लिए हम एक मॉडल तैयार करते हैं। जैसे या तो हम ग्लोब यूज करते हैं, या फिर हम अर्थ के लिए मैप्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये मॉडल है, एक सिंपल वर्जन है अर्थ का। अर्थ क्या है, कॉम्प्लेक्स वर्जन है, और उसी का हमने एक सिंपल वर्जन बनाया जिसको हम क्या कह रहे हैं, मॉडल। ये मॉडल हमने क्यों बनाया, ताकि हम एक्सप्लोर कर सके, हम अपने क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर सके। These are simplified ways of looking at real system that focus only on what is most important for a given question। मतलब कि क्या है, ये मॉडल क्या है, मॉडल एक सिंप्लीफाइड वे है। जो भी रियल सिस्टम था, मतलब कि जो रियल कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड था, उसका एक सिंपल वे है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल तरीके से दिखाने का तरीका है मॉडल। और इसमें सिर्फ हम उन्हीं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को फोकस करते हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सके। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको अर्थ का मॉडल बनाना है, और आपका क्वेश्चन है कि पूरे अर्थ में कितनी सारी कंट्रीज हैं और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आपका जो मॉडल होना चाहिए, इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें अगर आप बिल्डिंग्स बना दे, या फिर आप रोड्स बना दे, नंबर ऑफ ट्रीज बना दे, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इतने डिटेल तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सिंपली क्या करेंगे, हम सिर्फ कंट्रीज को मैप करेंगे, हम सिर्फ कंट्रीज को दिखाएंगे, क्योंकि वही हमारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर वहां पे नंबर ऑफ ट्रीज दिखाएं, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स दिखाएं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ साइंस में होता है। जैसे इन फिजिक्स अ मूविंग कार मे बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल पॉइंट। मतलब कि अब आप कार देख लीजिए, कार क्या है, मूविंग कार को आपको दिखाना है। मूविंग एक कार में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। अब अगर हम सारे पार्ट्स को दिखाने लग जाए, फिर तो पूरा का पूरा पेज जो है, पूरा का पूरा जो आइडिया है मॉडल का, वो कार पे ही अटक जाएगा। हम तो मूविंग कार दिखा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिजिक्स में मूविंग कार को सिंपली एक डॉट से कंसिडर कर लिया जाता है, एक डॉट मान लिया जाता है। उसी को हम मूव करते हुए शो कर सकते हैं। While in chemistry, atoms and molecules are drawn in sphere and bonds। मतलब अगर हम केमिस्ट्री में देखें, तो जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, उनको हम पेयर के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, पेयर के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, और इस तरीके से रिलेशन दिखाते हैं। या फिर अगर हमें बॉन्ड दिखाना हो, तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सी लाइन बना के हम बॉन्ड दिखा देते हैं। मतलब कि अगर आप एटम को, मॉलिक्यूल को देख ले, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम इनके अंदर के इतने सारे रिएक्शंस को अगर इग्नोर ना करें, तो फिर हम एटम को नहीं समझ पाएंगे। मतलब हम उसके डिटेल में ही रह जाएंगे, हम उनके बॉन्ड्स को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए
कॉम्प्लेक्स को सिंपल तरीके से दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। जैसे हमने स्फीयर बना दिया, बॉन्ड दिखाने के लिए हमने सिंपली एक लाइन बना दी, फिजिक्स में कार को दिखाने के लिए सिंपली हमने एक डॉट बना दिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल सा मॉडल बना रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स चीज का मॉडल बना रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल तरीके से दिखाने के लिए मॉडल बना रहे हैं। In biology, cells are shown as diagrams highlighting key parts, and in earth science, the earth may be treated as a smooth sphere layered into distinct regions. मतलब कि अगर हमें बायो में सेल्स को शो करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सेल के की पार्ट्स को, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स को दिखाते हैं। सारे पार्ट्स को नहीं दिखाते, सारे ऑर्गेनेल्स को नहीं दिखाते हैं। हम सिर्फ की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमें स्टडी करनी है, हम सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को शो करते हैं। जैसे अगर हमें सेल का डायग्राम बनाना हो, तो सिंपली हम सिर्फ वही पार्ट, जैसे अगर हमें न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना हो, या फिर हमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना हो, हम क्या करेंगे, सिर्फ उतने ही पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम अर्थ साइंस में देखें, तो अगर आपको अर्थ के अंदर की स्टडी करनी है ना, अगर आप अर्थ का सरफेस देख लें, तो अर्थ में आपको माउंटेन्स दिख जाएंगे, फॉरेस्ट दिख जाएंगे, ओशंस दिख जाएंगे, रिवर्स दिख जाएंगे। तो क्या अर्थ का सरफेस स्मूथ है? नहीं, स्मूथ तो नहीं है। लेकिन जब हमें अर्थ के अंदर स्टडी करना होता है, हम अर्थ का कैसा सरफेस बनाते हैं, एकदम स्मूथ सरफेस बनाते हैं। आपने देखा होगा, जब हमें अर्थ की स्टडी करनी होती है, तो हम ये जो सरफेस बनाते हैं वो बहुत स्मूथ बनाते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो अर्थ के अंदर स्टडी करना है ना, अर्थ के इनसाइड स्टडी करना है, नॉट द आउटसाइड। तो हम आउटसाइड एरिया के डिटेल्स को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। मतलब कि बिल्डिंग सच मॉडल्स involves making assumptions and deliberately ignoring certain details। मतलब हम इन मॉडल्स में क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं। जैसे हमने इस अर्थ के स्ट्रक्चर में एज्यूम कर लिया कि ये जो सरफेस है ये क्या है, ये है स्मूथ। हालांकि स्मूथ नहीं है, लेकिन अभी के लिए हमने उस सरफेस को स्मूथ सरफेस एज्यूम कर लिया है और बाकी के डिटेल्स को इग्नोर कर दिया है। For example, when studying the motion of a falling object, air resistance may be neglected to understand the basic effect of gravity। मतलब कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मोशन को समझना है, कि एक ऑब्जेक्ट है उसको हम एक हाइट से नीचे की तरफ फॉल करवा रहे हैं, तो उसके अगर हमें मोशन को स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें एयर रेसिस्टेंस, अगर मान लीजिए ये एयर है, उसमें हम एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी वर्क कर रही है, सिर्फ उस पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को समझना है। तो यहाँ पे जो एयर का रेसिस्टेंस है, हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। सिमिलरली, in biology, when studying how the heart pumps, many individual cells are ignored so that the organs can be understood as a functioning system। मतलब कि अगर हमें हार्ट के डायग्राम को समझना हो, तो हार्ट में तो बहुत सारे सेल से बना हुआ है। अब हम हर सेल को दिखाने लग जाएंगे, तो उसका मेन फंक्शन हम नहीं दिखा पाएंगे, या मेन फंक्शन को हम नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हमें सिर्फ ये समझना है कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है ना, हार्ट में कैसे हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है, या कैसे जो ब्लड है हार्ट से फ्लो होते हुए जा रहे हैं, हम उसका एक सिंपल सा मॉडल बनाएंगे, सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। उस हार्ट में हम हार्ट के अंदर जितने सेल्स प्रेजेंट है, उसको क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे अभी के लिए कि वो नहीं है। जैसे अगर मुझे हार्ट दिखाना होगा, तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से शो कर सकती हूँ कि हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, यहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है ना, ये वेल्व है, यहाँ से फिर ब्लड फ्लो करते हुए बाकी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने हार्ट का एक सिंपल सा मॉडल बनाया, जिससे हमें सिर्फ ये समझ आ सके कि हार्ट में ब्लड पंप कैसे होता है। Remember that these choices are not mistakes, they are done on purpose to keep things simple enough, but still allow us to find answers to what we are looking for। मतलब कि
इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो चॉइसेस हम ले रहे हैं कि हम बाकी के डिटेल्स को इग्नोर करेंगे, सिर्फ उस उन्हीं डिटेल्स को फोकस करेंगे जिनको हमें समझना है, तो ये कोई मिस्टेक नहीं है। ये हम जानबूझकर कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इतना कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है, जो कॉम्प्लेक्स सा वर्ल्ड है, वो हमें थोड़ा इजी तरीके से दिखे, मतलब सिंपल तरीके से दिखे। इसीलिए हम डिटेल्स को क्या कर रहे हैं, जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, और ये एक कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 1.1 अ क्रिकेट शॉट। थिंक ऑफ a cricket ball being hit for a six. You want to make a simple model. What details would you include and what would you ignore? मतलब कि अभी मान लीजिए हमें एक मॉडल बनाना है, एक क्रिकेट शॉट का मॉडल बनाना है जिसमें जो बॉल है वो सिक्स के लिए हिट हो रहा है। ठीक है, अब हमें इसका एक सिंपल सा मॉडल बनाना है। अब आप बताइए कि हम इसमें क्या डिटेल्स रखेंगे और क्या डिटेल्स इग्नोर करेंगे। तो अगर आपको एक क्रिकेट शॉट का मॉडल बनाना है तो सबसे पहले आपको किस बात का ध्यान रखना होगा, किन एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना होगा कि जो बॉल है उसका मास क्या है, मतलब कि मास ऑफ द बॉल। क्योंकि अगर बॉल जो है हैवी होगा, उसका मूव करने का तरीका अलग होगा। वही अगर बॉल जो है वो लाइट होगा, उसका मूव करने का तरीका अलग होगा। इसीलिए हमें सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि बॉल का मास क्या है। उसके बाद बॉल की स्पीड क्या है, मतलब कि कितने फोर्स से जो है बॉल को हिट किया गया है, तो बॉल की स्पीड क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें अपने मॉडल में शो करना है। तीसरी चीज जो हमें अपने मॉडल में दिखानी है, किस डायरेक्शन में मारा गया है बॉल को, किस डायरेक्शन में हिट किया गया है, बाउंड्री किस तरफ किया गया है या फिर इन द स्काई किया गया है ना। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है एक बॉल को हिट होते हुए दिखाने के लिए, क्रिकेट शॉट को दिखाने के लिए। और कौन कौन सी चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब अगर हमें क्रिकेट शॉट दिखाना है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बैट में कौन सा स्टिकर लगा है, या बॉल का कौन सा कलर है, या कितने अमाउंट ऑफ ग्रासेस प्रेजेंट है। जैसे यहाँ लिखा है कि ब्रांड ऑफ द बैट, कलर ऑफ द बॉल, अमाउंट ऑफ गैस, तो ये सारी ही चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जो बैट में स्टिकर है उससे कोई हेल्प मिलेगी शॉट में? कोई हेल्प नहीं होगी। बॉल का कलर क्या उसको अफेक्ट करेगा? शॉट को नहीं करेगा। तो हम ये डिटेल्स को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, साइड कर देंगे। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करेंगे, दैट इज मास ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल एंड डायरेक्शन, है ना। उसके बाद कुछ और छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो हो सकता है क्रिकेट शॉट को मतलब जो बॉल है उसको हिट किया जा रहा है तो उसमें कुछ इफेक्ट, लिटिल बिट ऑफ इफेक्ट शो कर सके। जैसे एयर प्रेशर, एयर रेसिस्टेंस, बॉल जो है वो स्पिन होके तो नहीं गई है, या फिर कहीं पे जो स्टिचिंग है उसमें थ्रेड्स तो नहीं निकले हुए हैं। तो ये जो है माइनर डिटेल्स है, इसको आप अपने सिंपल मॉडल में, हाँ इनका थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि एयर रेसिस्टेंस का इफेक्ट नहीं होगा, बॉल स्पिन ऑफ द बॉल का इफेक्ट नहीं होगा, स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड्स का इफेक्ट नहीं होगा, होगा, बहुत माइनर होगा। लेकिन हम अगर सिंपल मॉडल बना रहे हैं तो हम इन फैक्टर्स को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना है तो आप इन छोटे छोटे डिटेल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम पेज के लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, मीट अ साइंटिस्ट। सो हम किस साइंटिस्ट के बारे में जानने वाले हैं? हम मेघनाद शाह के बारे में जानने वाले हैं। मेघनाद शाह ने ऐसा क्या एक्साइटिंग किया कि आज हम उनको अपनी किताब में पढ़ रहे हैं। तो मेघनाद शाह जो है, आपको तारे देखना पसंद है? तो वैसे ही मेघनाद शाह को भी तारे देखना बहुत पसंद था। और उन्होंने सिर्फ तारों को देखा नहीं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो स्टार्स हैं, अलग अलग कलर के क्यों दिख रहे हैं। मतलब कुछ स्टार्स व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, कुछ स्टार्स ब्लू कलर के दिख रहे हैं, कुछ स्टार्स रेड कलर के दिख रहे हैं। तो ये जो स्टार्स हैं ये अलग अलग कलर के क्यों दिख रहे हैं। इसको पता लगाने के लिए उन्होंने भी मॉडल बनाया। जैसे अभी अभी हमने मॉडल के बारे में पढ़ा ना, उन्होंने भी स्टार्स जो है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे न्यूमरस एटम्स हैं, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं,
बहुत सारी मूवमेंट होती रहती है स्टार के अंदर। उन्होंने भी क्या किया, सारे डिटेल्स मतलब कि कितने एटम्स हैं, क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, इन सारी डिटेल्स को हटा के, इग्नोर करके, उन्होंने स्टार को सिंपली एक हॉट गैस माना। मतलब कि उनका मॉडल कैसा था, उनके मॉडल में स्टार सिर्फ एक हॉट गैस की तरह रिप्रेजेंट हो रहा था। उसके बाद उन्होंने किन इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस किया, किन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस किया? उनका फोकस था टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाउ एटम्स आर फॉर्म्ड। मतलब कि उन्होंने जो स्टार का कलर है ना, उसको किससे लिंक किया? टेम्परेचर, प्रेशर से लिंक किया। मतलब कि जो उनका मॉडल था उससे उन्होंने ये समझा कि जब स्टार में ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, मतलब कि ज्यादा एनर्जी है, इस केस में जो स्टार्स है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एटम से आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इस केस में जो स्टार्स जो ज्यादा हॉट है वो किस कलर के हो रहे हैं? ब्लू या व्हाइट कलर के हो रहे हैं। बट ऐसे स्टार्स जिनमें टेम्परेचर कम है, मतलब एनर्जी कम है, उस केस में जो स्टार्स हैं वो लेस नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं आयंस में। इस केस में जो ऐसे स्टार्स जो ज्यादा हॉट नहीं है, तो वो किस कलर के थे? रेड कलर के। मतलब कि उन्होंने स्टार के कलर को किस लिंक किया? टेम्परेचर से लिंक किया। मतलब ज्यादा टेम्परेचर वाले स्टार्स ब्लू या व्हाइट कलर के होंगे, और कम टेम्परेचर वाले स्टार्स रेड कलर के होंगे। जैसे कि अगर आपके घर में गैस फ्लेम होगा तो आप फ्लेम देख के ही समझ जाते हैं कि सिलेंडर में सफिशिएंट गैस है या नहीं है। अगर फ्लेम ब्लू कलर का है मतलब कि सफिशिएंट गैस प्रेजेंट है। बट अगर फ्लेम रेड या ऑरेंज कलर का आने लग जाए तो हम समझ जाते हैं कि जो गैस है सिलेंडर में वो नहीं है या फिर कम है। सो अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी 1.1, लेटेस्ट मॉडल। चलिए एक मॉडल बनाते हैं। क्या होगा टॉपिक? टॉपिक है कि आपको क्या करना है, आपको अपने घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है उसका मॉडल तैयार करना है। द टाइम इट टेक्स टू गो फ्रॉम होम टू स्कूल। आपको एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें आप जो है टाइम मेजर कर रहे हैं कि घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है। आप बताइए कि इसमें आप कौन से डिटेल्स को रखेंगे और कौन से डिटेल को इग्नोर करेंगे। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि जो हाँ, बाइसाइकिल है उससे घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लग रहा है, हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि घर से स्कूल तक की कितनी दूरी है, मतलब कितना डिस्टेंस है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें पता करनी है वो क्या है? डिस्टेंस। उसके बाद हमें ये पता करना होगा कि जो बाइसाइकिल हम यूज कर रहे हैं तो वो बाइसाइकिल से कितने स्पीड से आप घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि आपको घर से स्कूल जाने में कितना स्पीड लग रहा है, मतलब कितने स्पीड से आप जा रहे हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको क्या ध्यान रखना है? स्पीड। सो अगर आपको टाइम का मॉडल बनाना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? डिस्टेंस एंड स्पीड। क्या चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं? मतलब कि हम ऐसी चीजें इग्नोर कर सकते हैं जैसे कि साइकिल में कौन सा स्टिकर लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये साइकिल कौन सी कलर का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कैसे शूज पहने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी बहुत से ऐसे माइनर डिटेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, बट हमने सिर्फ उस पर फोकस किया, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसी से हम क्या कर सकते हैं? टाइम का एक मॉडल बना सकते हैं। सो अब हम नोट्स के फॉर्म में आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने ये देखा कि प्राइमरी स्टेज में साइंस को हमने क्या समझा था कि साइंस के लिए आपको क्या चाहिए? क्यूरोसिटी चाहिए। जब हम सेकेंडरी स्टेज में आ जाते हैं तो साइंस जो है, नेचर ऑफ साइंस, मतलब साइंस का जो नेचर है वो कहाँ शिफ्ट कर जाता है कि अब आपको सिर्फ क्यूरोसिटी या वंडर तक नहीं रहना है, वो आपको और ज्यादा आगे जाना है, डीपली एक्सप्लोर करना है। मतलब कि सेकेंडरी स्टेज में साइंस का जो नेचर है वो कहाँ से कहाँ बदल जाता है? क्यूरोसिटी से डीप एक्सप्लोरेशन तक। मतलब कि हमें सिर्फ ये नहीं जानना है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये भी जानना है कि जो भी हम जानते हैं वो हमने कैसे जाना, कैसे हम ऑब्जर्वेशन से मेजरमेंट तक गए। कैसे पहले हम टेम्परेचर को फील करते थे लेकिन अब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। उसके बाद हम
सिंबल्स या मॉडल्स का यूज करते हैं। जो भी पैटर्न्स हम अपने एक्सप्लोरेशन में देखते हैं, हम उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे हम अगर अर्थ का हमें सिंपल वर्जन दिखाना हो तो हम ग्लोब का यूज करते हैं। फिर जो हमारे पुराने आइडियाज हैं, अगर ओल्ड आइडियाज हैं उसको हम रिवाइज करते रहते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं, और जरूरत आने पर हम उनको डिस्कार्ड भी करते हैं न्यू आइडियाज से। जैसे हमने पढ़ा था कि कैसे जो अर्थ है, पहले हमें लगता था कि जो सन है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट बाद में हमें पता चला कि नहीं, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इसमें हमने क्या किया, पुराने आइडिया को हटा के न्यू आइडिया ले आए। उसके बाद हम जब एक्सप्लोरेशन करने जाएंगे तो हमें कुछ टूल्स का यूज करना है। जैसे पहला टूल है मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपने आसपास की चीजों को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, पैटर्न को समझना है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपने जो भी आप एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी आपको क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है, पैटर्न को समझना है। जितने भी साइंटिस्ट है ना, वो पैटर्न्स के थ्रू ही चीजों को पहचानते हैं या एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो हमें भी क्या करना होगा, हमें भी पैटर्न को खोजना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टूल है कंपास। कंपास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंपास रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। मतलब कि आपको बिना एम के वॉन्डर नहीं करना है, बिना एम के आपको एक्सप्लोरेशन पे नहीं जाना है, वरना हम क्या हो जाएंगे, डायरेक्शनलेस हो जाएंगे। इसीलिए आपके पास, मतलब कि एक्सप्लोरेशन करने से पहले आपके पास सही सवाल होना चाहिए, राइट क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद आपको एक राइट आपके पास मॉडल होना चाहिए। अगर आप गलत मॉडल यूज करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपने मॉडल के लिमिट्स भी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको ये देखना है कि प्लांट्स जो हैं उनके सूखने का रीजन क्या है, कि वो सनलाइट में सूख रहे हैं, ज्यादा सनलाइट की वजह से सूख रहे हैं, या फिर लैक ऑफ वाटर की वजह से सूख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप कैक्टस का प्लांट ले आएंगे तो वो एक अप्रोप्रिएट मॉडल नहीं है, वो एक लिमिट हो जाएगा उस मॉडल में। तो हर मॉडल हर जगह काम नहीं कर सकता, तो आपको लिमिटेशंस भी समझनी होंगी कि हर कॉन्सेप्ट हर जगह वर्क नहीं करेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। फिर हमने मॉडल को समझा था कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स जो है एक सिंप्लीफाइड वे है अपने रियल सिस्टम को देखने का। मतलब कि जैसे अगर हम अपने आसपास के नेचुरल वर्ल्ड को देखें तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा डिटेल्स भरे हुए हैं। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडल्स यूज करते हैं। और मॉडल में हम क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, बस इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड करते हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सके। बाकी चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे हमने पावर ऑफ इग्नोरिंग, मतलब कि हमने पढ़ा था कि कैसे अगर हमें एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट को फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मोशन को समझना है तो हम उसमें एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें ग्रेविटी समझनी है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब कि हम ग्रेविटी को समझना चाह रहे हैं। इस केस में हम एयर के दबाव को, एयर के रेसिस्टेंस को इग्नोर करेंगे। मतलब हमारा जो मॉडल होगा वो सिर्फ ग्रेविटी पे फोकस्ड होगा, हमारा जो मॉडल होगा वो सिर्फ ग्रेविटी के एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, ना कि एयर के रेसिस्टेंस को। फिर हमने फिजिक्स में देखा था कि फिजिक्स में कैसे एक मूविंग कार को, मतलब इतना कार तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो इतने कॉम्प्लेक्स से कार को हमने एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। फिर हमने देखा था कि कैसे केमिस्ट्री में हम एटम्स को एक सिंपल स्फीयर, मतलब छोटा सा स्फीयर बना, क्योंकि एटम्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्सनेस को सिंपल बनाने के लिए हमने एक सिंपली स्फीयर बना के एटम को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद बायोलॉजी में हमने, जैसे सेल है, अगर हमें सेल की स्टडी करनी है तो सेल में तो बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन हमने सिर्फ उन पार्ट्स को शो किया, उन की पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डायग्राम में शो किए जिनकी हमें स्टडी करनी है। फिर हमने मेघनाथ शाह के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने स्टार्स को सिंपल तरीके से समझाया और शो किया, कैसे उन्होंने एक स्टार का सिंपल सा मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने स्टार को एक हॉट गैस रिप्रेजेंट किया। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो स्टार्स के कलर हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो स्टार का कलर ब्लू या व्हाइट कलर का होगा, और अगर कम टेम्परेचर होगा तो जो स्टार के कलर होंगे वो क्या होंगे, रेड कलर के होंगे।
सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।